नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में व्याकरण का एक टॉपिक अपठित, जिसके अंतर्गत अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश या काव्यांश का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र जो होता है हिंदी का, उसमें अपठित से संबंधित दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है अपठित गद्यांश, जो 4 नंबर का प्रश्न होता है, 1 + 1 + 2। एक प्रश्न 1 नंबर का, दूसरा प्रश्न भी 1 नंबर का और तीसरा प्रश्न इसके अंतर्गत 2 नंबर का। इस प्रकार ये 4 नंबर का गद्यांश से संबंधित प्रश्न होगा। ठीक उसी प्रकार 4 नंबर का प्रश्न अपठित काव्यांश या पद्यांश से संबंधित होगा। उसमें भी 1 + 1 + 2, यानी 2 प्रश्न 1-1 नंबर के और 1 प्रश्न 2 नंबर का। इस प्रकार 4 नंबर, तो 4 और 4 8 नंबर के प्रश्न इस टॉपिक में से आपको पूछे जाएंगे। अब आइए, अपठित का क्या अर्थ होता है। अपठित जो शब्द है, इसमें ए उपसर्ग लगा है। ए का मतलब होता है नहीं, और पठित का अर्थ होता है पढ़ा हुआ, यानी ऐसा पार्ट, ऐसा भाग जो आपने हिंदी की निर्धारित जो सिलेबस की पुस्तक है उसमें आपने नहीं पढ़ा है। आपकी पुस्तक है क्षितिज और व्याकरण, इन दोनों में ही इसके प्रश्न जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। आगे इसमें है कि आपके बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न क्यों आता है। आपकी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न इसलिए आता है ताकि जो विद्यार्थी है हिंदी विषय में, उसका ज्ञान उसकी निर्धारित पुस्तक के अलावा और कितना है, यह जांचने के लिए यह प्रश्न आपको करने के लिए दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपठित गद्यांश को किस प्रकार हल करें, किस प्रकार उसके उत्तर खोजें और किस प्रकार का ये गद्यांश या पद्यांश आता है, इस विषय पर आज की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, अपठित का अभिप्राय है जो पढ़ा हुआ न हो, अर्थात जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक से बाहर का होता है। अपठित गद्यांश भी हो सकता है और पद्यांश, तो आपकी बोर्ड परीक्षा में दोनों आएंगे, गद्यांश भी आएगा और पद्यांश भी आएगा। अपठित में अपठित के प्रश्नों का तत्काल उत्तर देना होता है, यानी जो प्रश्न आपके सामने होगा, हो सकता है उस प्रश्न को आपने पहली बार देखा हो, तो तुरंत जो आधा घंटा 1 घंटा या कह सकते हैं कि 3.25 घंटे का आपका पेपर होता है, उस 3.25 घंटे में ही आपको तुरंत सोचकर उस प्रश्न का जवाब देना होता है। इसके निरंतर अभ्यास से छात्र में समझने की शक्ति का विकास होता है। जितने अधिक गद्यांश और पद्यांश का आप अभ्यास करेंगे, उतनी ही आपकी सोचने समझने की शक्ति का विस्तार होगा। तो आपके पेपर में ये इसीलिए दिया जाता है ताकि बच्चे की सोचने समझने की शक्ति का परीक्षण किया जा सके, उसको जांचा जा सके। साथ ही इसकी रचना शक्ति भी जागृत होती है, क्रिएटिविटी की, आप किस प्रकार एक प्रश्न का उत्तर बनाकर लिखते हैं। अतः अपठित का महत्व है, इससे यह ज्ञात किया जा सकता है कि छात्र में अपनी पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य रचनाओं या उनके विशेष स्थल को समझने या समझाने की क्षमता पैदा हुई है या नहीं हुई है। साल भर में जो कुछ आपने हिंदी में पढ़ा, उस पढ़ने से आपकी बुद्धि का विस्तार, आपके सोचने समझने
का कितना विस्तार हुआ है, ये जांचने के लिए ये प्रश्न आपके परीक्षा में दिया जाता है। किसी अपठित के प्रश्न प्राय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपठित वाला जो प्रश्न है उसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं। एक तो अपठित का उचित शीर्षक पूछा जाता है। जो भी गद्यांश या काव्यांश है उसको पढ़ने के बाद में उसका एक अच्छा सा शीर्षक, टाइटल आप लोगों को देना होता है। अब शीर्षक का चुनाव हम कैसे करें। कोई भी गद्यांश या काव्यांश हम पढ़ेंगे, पढ़ने के तुरंत बाद हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है वो किससे संबंधित है, किस फील्ड से संबंधित है, किस व्यक्ति से संबंधित है, किस जगह से संबंधित है या किस भाव से संबंधित है, और उसके बाद में हमें उस शीर्षक का चुनाव करना होता है। अपठित का 1/3 सार या भाव लिखिए, ये आजकल आपको नहीं पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है। शीर्षक पूछा जाता है, एक प्रश्न हो गया शीर्षक का, और कई बार कोई रेखांकित अंडरलाइन कर दिया जाता है, उसका अर्थ आपसे पूछ लिया जाता है और प्रश्न आपको दे देता है कोई भी उसमें से जिसका उत्तर आपको लिखना होता है। यदि हम पिछले 5 वर्ष की बात करें तो 5 वर्ष में इन दो से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। एक प्रश्न तो आपका पूछा जाता है शीर्षक से संबंधित, और 2 प्रश्न जो है वो गद्यांश से संबंधित 2 प्रश्न आते हैं, उनका उत्तर आपको देना होता है। इस प्रकार से उसके प्रश्न आते हैं 3, जो 4 नंबर के होते हैं। ये प्रश्न आता है 1 नंबर का, फिर एक छोटा प्रश्न यहां से और एक यहां से थोड़ा बड़ा प्रश्न होता है। ठीक है। अपठित गद्य या पद्य हल करने हेतु सामान्य निर्देश है कि किस प्रकार अपठित गद्यांश या पद्यांश को हम हल करें, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो मूल अवतरण को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके केंद्रीय भाव का पता लगाना चाहिए। जो भी गद्यांश या पद्यांश आपके पेपर में आया है उसे 2-3 बार ध्यान से पढ़ें, और जब आप गद्यांश पद्यांश को पढ़ें तब आपके दिमाग में और कुछ भी नहीं चल रहा होता है, यानी कुछ भी नहीं चलना चाहिए। पूरा का पूरा ध्यान आपको गद्यांश पद्यांश पर केंद्रित करना है। ठीक है। और एक चीज इसमें मैं और ऐड कर देता हूं कि आपके पेपर में पहला और दूसरा प्रश्न आता है। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि ये प्रश्न उनको नहीं आ रहा होता है तो बच्चे घबरा जाते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ये नहीं आएगा आपको क्योंकि आपने इसको आज से पहले नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उसे 2 बार पढ़ लीजिए पूरे ध्यान से, और पढ़ने के बाद में आप उसका मूल भाव कि इसमें क्या कहा गया है उसके ऊपर फोकस कीजिए। फिर आप प्रश्नों को देखिए, आपको आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि ये आपको नहीं आएगा। मूल अवतरण को पढ़ते समय, अवतरण यानी गद्यांश या पद्यांश के महत्वपूर्ण विचार बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए। यदि कोई अच्छी बात आपको इंपॉर्टेंट लगी है तो उसको आपको अंडरलाइन करना चाहिए, जिसका मूल विषय से सीधा संबंध। केंद्रीय भाव या मूल भाव से संबंधित सटीक शीर्षक का आपको चयन करना चाहिए। एक अच्छा सटीक शीर्षक आपको चुनना है। प्राय शीर्षक अपठित के प्रारंभ या अंत में मिल जाता है, और गद्यांश में गद्यांश में शीर्षक आपको या तो ऊपर की 2-3 लाइनों में मिलेगा या नीचे की 2-3 लाइनों में मिलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये खाली एक ये है कि ऐसा हो सकता है, संभव है। ये अवतरण के मध्य भाग में केंद्रीय भाव के रूप में भी हो सकता है। अतः शीर्षक ऐसा हो जिससे गद्यांश या पद्यांश की विषय सामग्री का बोध हो जाए। शीर्षक छोटा, लघु होना चाहिए और जिज्ञासा पैदा करने वाला होना चाहिए, और आकर्षक, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। शीर्षक अपठित से बाहर की शब्दावली का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो शब्द वहां दिए गए उनमें से ही होगा, उनके अलावा भी शीर्षक हो सकता है। शीर्षक की वर्तनी भी शुद्ध होनी चाहिए।
जो आप शीर्षक लिख रहे हो उसमें कोई मात्राओं की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। किसी भी अवतरण को पढ़कर उसकी महत्वपूर्ण बात या भाव को संक्षेप में लिखना सार कहलाता है। इसे अपठित का निचोड़ या संक्षिप्तीकरण कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते। सार लेखन में हमें इस सूक्ति को ध्यान में रखना चाहिए कि सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए, यानी सिर्फ सारांश को ग्रहण करना है और बातों को आपको भूल जाना है। अर्थात अवतरण को पढ़ते समय हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है, किस विषय के बारे में कहा जा रहा है, किस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, या किस भाव के बारे में कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। अतः मूल अवतरण का 1/3 1/3 होना चाहिए, उसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग करना चाहिए। अपठित में आए उदाहरण का दृष्टांत यानी उदाहरण को सार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो ये भी आपको नहीं देखना है, इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि उस पूरे अवतरण को गद्यांश पद्यांश को पढ़कर उसका मूल भाव आपको निकाल लेना है, बस इतना ही देखना है। सार अपनी भाषा में अर्थात अपनी शब्दावली में होना चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंस में उत्तर देना है, समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्दों अथवा भावों को पुनरुक्ति करने वाले शब्दों में से, ये भी आप लोगों के लिए नहीं है अभी, ठीक है। आगे देखिए, समूह का चुनाव करना चाहिए, अतः भाषा व्यवहारिक हो, विराम चिन्हों का सही आपको प्रयोग करना है। अपठित में पूछी गई रेखांकित अंश की व्याख्या में केवल शब्दार्थ का प्रयोग न कर अवतरण यानी गद्यांश पद्यांश के अनुसार विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए। यदि कोई अंडरलाइन का प्रश्न आ जाता है तो आपको उसे हूबहू नहीं लिखना है, आपको उसे अपनी भाषा में लिखना है और उसका आशय यानी अर्थ आपको समझाना है। अपठित के प्रश्नों के उत्तर तो उसी अवतरण में समाविष्ट रहते हैं, यानी उसी गद्यांश पद्यांश में छुपे रहते हैं। अतः गद्यांश पद्यांश के प्रत्येक वाक्य को अच्छी तरह समझकर उसी भाव के अनुसार उत्तर देना चाहिए। इसमें अपने ज्ञान एवं अनुभव के अनुसार उत्तर देना चाहिए। इसमें अपने ज्ञान एवं अनुभव को आधार बनाकर गद्यांश पद्यांश के बाहर जाने की अनावश्यक चेष्टा नहीं करनी चाहिए। गद्यांश से बाहर आपको नहीं निकलना है। प्रश्नों के उत्तरों की भाषा अपनी होनी चाहिए, आपको खुद को अपनी भाषा में लिखना है। अवतरण के ज्यों के त्यों उद्धृत करने का कोई महत्व नहीं होता है। मान लीजिए ये आपके सामने जो 8वां पॉइंट है, मान लीजिए ये गद्यांश है। अब आपने किसी प्रश्न का उत्तर आपने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी उस भाषा को हूबहू नहीं लिखना है, आपको उसको अपने अकॉर्डिंग बनाकर लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है। प्रश्नों के उत्तरों की भाषा अपनी होनी चाहिए। अवतरण यानी गद्यांश पद्यांश से ज्यों के त्यों उद्धृत करने का कोई महत्व नहीं है। एज इट इज आप उतारते हो उसका कोई महत्व नहीं है। अर्थात उसमें न तो अपना दृष्टिकोण आपका व्यू आता है और न ही अवतरण से ज्यों का त्यों लेना चाहिए आपको। आइए आगे। अपठित गद्यांश, एक गद्यांश यहां पर आपके पुस्तक में जो दिया गया है इसको मैं आपको समझाता हूं। आप ये मानकर चलिए कि ये गद्यांश आपकी परीक्षा में आया है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको 2 या 3 बार ध्यान से पढ़ना है। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित विचारों का सुधारक होता है। हमारे उत्तरदायित्व का ज्ञान, हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसका ज्ञान हमेशा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। यानी हमारे विचार यदि सही नहीं हैं तो हमारे विचार सही कब होंगे? जब हमारे ऊपर उत्तरदायित्व की भावना आएगी। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। मान लीजिए हम सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, हमारा रास्ता भटक गए हैं, तब यही ज्ञान, कौन सा? उत्तरदायित्व का ज्ञान, हमारा पथ प्रदर्शक बनता है, यानी हमें रास्ता दिखाने वाला बनता है। पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ दृढ़ता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है। कोई भी अखबार का संपादक है
वो अपने अखबार में सरकार की जो कमियां हैं उनके बारे में लिखता रहता है, परंतु ऐसे अवसर भी आते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो जाता है। विधानसभा भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण हो जाती है, इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। यानी कई बार कोई संपादक है, वो किसी भी राजनेता के बारे में लिखता है और स्वतंत्रता से अपने विचार लिखता है, लेकिन मान लीजिए वही संपादक आगे जाके नेता बन जाता है और विधानसभा में चला जाता है, तब उसके ऊपर एक उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है और फिर उसी भावना से वो लिखता है। इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है। कोई भी बच्चा जब जवान होता है तब काफ़ी शैतान होता है, कई ऐसे काम करता है जो नहीं करने चाहिए। माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं, उसके माँ बाप सोचते हैं कि ये बच्चा कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यही चिंता उनको सताती है। वह उसे कुल कलंक समझते हैं कि ये गलत काम करता है तो परिवार पर कलंक लगा सकता है, परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित्त उन्मुक्त युवक कितना धैर्यशील, कितना शांतचित्त हो जाता है। और जैसे ही परिवार की जिम्मेदारियां उसके सर पर आती है, वैसे ही वह व्यक्ति जो अव्यवस्थित था, जिसका मन उन्मुक्त था, वही लड़का धैर्यशील और शांतचित्त हो जाता है। यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है। अब देखिए, पूरा गद्यांश हमने पढ़ा। पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद में यदि एक लाइन सारांश में कहें तो इसमें एक लाइन क्या आएगी कि जब व्यक्ति पर उत्तरदायित्व आता है तब वो सुधर जाता है या सारे गलत काम छोड़ देता है। ठीक है, अब आइए, यदि पहला प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखो। तो शीर्षक हो गया उत्तरदायित्व का ज्ञान। आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है? आपको लिखना है उत्तर 1, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक उत्तरदायित्व का ज्ञान हो सकता है। और उत्तरदायित्व का ज्ञान जो है, इसे आपको सिंगल इन्वर्टेड इकहरे उद्धरण चिन्ह में इसको बंद करना है। दूसरा आ गया, इसमें सारांश पूछ लिया, या मान लीजिए यहाँ से एक प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि जो लड़का जवानी के दिनों में काफ़ी उद्दंड होता है, आगे चलकर उसमें सुधार क्यों आ जाता है? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां पड़ती है और जिम्मेदारियां पड़ने से वह व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके हो गया एक गद्यांश। अब देखो सारांश देखिए। हालांकि सारांश से संबंधित प्रश्न अभी इन 4-5 सालों में नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। उत्तरदायित्व का बोध दुराचारी व्यक्ति को सदाचारी और सुशील बना देता है। अपनी जिम्मेदारी समझने पर व्यक्ति अपने विकारों से ऊपर उठकर पवित्र आचरण करने लगता है। दूसरों की आलोचना करने वाला व्यक्ति हो या सामाजिक उद्दंडता यानी बदमाशी का पुतला युवक, अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान होने पर धैर्यशील और शांतचित्त बन जाता है। ये इसका सारांश आ गया। तो ये एक आपको गद्यांश मैंने समझा दिया है। ठीक है, आगे देखिए, ये आ गया अपठित पद्यांश। ठीक, अब आपको अगले वीडियो में अपठित पद्यांश के बारे में समझाया जाएगा। अब आपके समझ में आ गई कि अपठित गद्यांश और पद्यांश 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों 4-4 नंबर के होंगे और आपको अच्छे से सोच विचार कर, अच्छे से ध्यानपूर्वक उसको पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। आगे आपको अभ्यास के लिए और भी गद्यांश और पद्यांश अगले वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद।